बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज जिन खबरों पर हमने बात करनी है उन खबरों पर बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि अपने नाजरीन को वो खिताब सुनवाऊँ जो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने आज किया है, और उस खिताब में बहुत अहम बातें। सुनिए वज़ीर आज़म क्या कहते हैं। मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़रूर बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। उसके लिए एक शर्त है, और वो शर्त यह है कि पूरी इस मुल्क की सियासी क़यादत जो कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में यकीन रखती है, इस मुल्क की तमाम दूसरे इदारे और उनके सरबराह हम सब मिलकर अगर हम ये फ़ैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है, तो खुदा गवाह है कि हमारे रास्ते में कोई पहाड़ समंदर रुकावट नहीं बन सकेगा। शर्त अव्वल ये है कि हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर लें। मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने जो आज तकरीर की उसमें सबसे अहम पॉइंट जो मुझे लगा वो ये था कि उन्होंने कहा वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ और तमाम इदारों को मिलकर मुल्क के लिए काम करना होगा, और यही एक ऐसी सूरत हाल है जो इस वक्त हमें अपने मुल्क में नज़र नहीं आती है। लेकिन आज जिन खबरों पर हम बात करेंगे उसमें सबसे बड़ी खबर अगर हमें नज़र आती है, गुज़िश्ता रोज़ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में $3 अरब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में सॉफ्ट लोन का एक मामला ज़ेर बहस आया। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक ऐसा फोरम है जहां पर ऑडिट होते हैं, जहां पर पूछगछ होती है, जो भी फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं या जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं। लेकिन स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता रोज़ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को इस $3 अरब के मामले में जो फहरिस्त है वो देने से माजरत की इब्तदा में, और उसके बाद ये फैसला हुआ कि इन कैमरा मीटिंग हो गई, और इन कैमरा मीटिंग में स्टेट बैंक से कहा गया कि वो उसका रिकॉर्ड फराम करें और किन लोगों को ये कोरोना के दौर में कर्ज दिए गए उनके नामों की फहरिस्त दी जाए। इस पर लेदे भी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज़ और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान के दरमियान। आज इस मौजू पर बात करेंगे, ये मामला क्या था। हुकूमत की तरफ से राना एहसान अफजल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनकी उस वक्त के हुकूमत के वजारत ख़जाना के तर्जुमान और आजकल जमात के तर्जुमान हमारे साथ होंगे। वो हमसे शरीक गुफ्तगू होंगे मुजम्मिल असलम, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जी हाँ, मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ होंगे। सॉरी, मैं ज़रा थोड़ा सा इंटरप्ट कर गया था। और इसके अलावा हम प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में पॉलिटिकली क्या हो रहा है, और जो लोग गिलगित बल्तिस्तान में पनाह लिए हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब वो कहाँ हैं और उनकी तलाश का अमल क्या शुरू हो चुका है। गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ राना एहसान अफजल साहब से। राना साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक मामला आया है, आपके पास क्या मालूमात हैं? ये $3 अरब का जो कर्ज का मामला है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इसे अचानक टेकअप क्यों किया? देखिए, ये टर्फ था जिसके तहत गालबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई 500-600 अरब की सॉफ्ट लोन्स दिए गए, और ये टेम्परेरी इकोनॉमिक रीफाइनेंस स्कीम थी। यानी कि कोविड के अंदर जो मीशत के अंदर मुश्किलात का सामना कर रही थी जो अदारे या जो बिजनेस कम्युनिटी, उनके लिए ये था कि वो एक लो ग्रोथ में ना जाएं। लेकिन ये एक बड़ी फ्लॉड पॉलिसी थी, क्योंकि गालबन सिर्फ 600 लोग ऐसे थे जो माशी मुश्किलात में थे जिनको ये लोन मिल गया। बाकी पाकिस्तान जो है वो इससे महरूम रहा। नंबर एक, ये बेसिकली बिजनेस कम्युनिटी के लिए ही था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 600 ताजिरों ने अप्लाई किया, उन्हें मिल गया। नहीं, लेकिन देखिए 600 अरब आपने 600 लोगों को दे दिया, तो हमारे पास अभी तक 300 अरब की डिटेल है। आप बार बार 3 अरब की है, आप कह रहे हैं 6 अरब। नहीं, ये $3 बिलियन $3 बिलियन, ओके, 600 अरब पाकिस्तानी में कन्वर्ट हो गया। और वो अब तो खैर वो ज्यादा में कन्वर्ट हो जाता है, तब शायद इतने में था, लेकिन ये 600 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखिए, जब भी आप कोई ऐसी पॉलिसी दें, मेरा इख्तिलाफ इस पॉलिसी के ऊपर मैं अगर बताऊं वो ये है कि कोई गैप एनालिसिस नहीं हुआ कि हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को ये लोन देना है, या हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये लोन देना है, या इस सेक्टर में इस चीज की कमी है तो इस चीज की सनत लग जाए उधर। मतलब आप कह रहे टारगेटेड नहीं था? ये टारगेटेड नहीं था, ओपन एंडेड था। फिर जो बड़े आपने ये दिया और फिर लोगों को अभी पता भी नहीं लगा था तो ये खत्म हो गया था। यानी कि जो बड़े बड़े हाथी थे, वो ये पॉलिसी आई, और ये पॉलिसी में बड़े बड़े हाथी जो हैं उन्होंने अपने हाथ इसमें रंगे, और वो 600 जो खानदान है वो, आप ये कहना चाह रहे हैं वो पूरी तैयारी करके बैठे हुए थे, उन्हें इल्म था? बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि मुझे याद है उस वक्त हम भी पूछ रहे थे यार ये टर्फ क्या है, ये क्या चक्कर है, तो वो पता अभी पता करने लगे थे, तो वो पता चला वो तो खत्म हो गया। मतलब आप पता करने लगे थे कि हम मुस्तफीद हो सकते हैं। यानी मुजम्मिल असलम साहब कैसे डिफाइन करेंगे? राना एहसान अफजल साहब ने बहुत सख्त बात की है, उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है
कि जैसे किसी साजिशी थ्योरी की तरह आपने ये पैसे अपने चंद मखसूस लोगों में बांटे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब से मेरी जो है बड़ी मतलब अक्सर मामलात में जो है माशी मामलात पे बातचीत होती है प्रोग्राम्स के थ्रू। थोड़ा सा मैं आपको और राना साहब को याद दहानी करा देता हूँ कि ये था क्या और इसमें हुकूमत पाकिस्तान का लेना देना ही नहीं था। सही। नंबर एक, ये प्रोग्राम रजा बाकिर स्टेट बैंक के बिहाफ पे था, हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ पे नहीं था। सही। स्टेट बैंक इसके अलावा भी और बहुत सारे कर्जाजात देता है, जैसे एक्सपोर्ट रीफाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स देता रहता है, ठीक है ना। तो ये एक स्टेट बैंक कोविड के दिनों में प्रोडक्ट अपने आप पे लाया था, जिसमें न वजारत खजाना न प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कोई अमल दखल नहीं था। नंबर एक। सही। वो था कि जो भी बंदा कारखाने की बाहर से मशीन मंगाएगा और अपनी एक्सपेंशन करेगा कोविड के दरमियान, जब पूरा मुल्क पूरी दुनिया बंद थी, उसको जो है ये लोन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है जी। स्टेट बैंक ने ये बोला और स्टेट बैंक ने आगे जो उसके कमर्शियल बैंक्स हैं ये स्कीम कमर्शियल बैंक को फॉरवर्ड कर। सही। कमर्शियल बैंक्स ने अपने क्लाइंट्स को, सही, जैसे अगर निजाम बैंक है, हबीब बैंक है, यूबीएल बैंक है, सही, उन्होंने ये स्कीम स्टेट बैंक के बिहाफ पे अपने क्लाइंट्स को दे दी। सही। उसके बाद स्टेट बैंक ने हर बैंक को एक कोटा दिया। कमर्शियल बैंक ने अपनी स्वाबदीदी में, जिसमें ना हुकूमत पाकिस्तान का ना वजारत खजाना की कोई रिकमेंडेशन ना कुछ। अच्छा, आप मुजम्मिल साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी बात से ये लग रहा है कि ना गवर्नमेंट ने, आप इसको बिल्कुल मुजम्मिल साहब पहले कंप्लीट कर लें फिर आप भले इसको रिस्पॉन्ड करें। आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि आप कह रहे हैं ना हमने प्रपोज किया ना हमने अप्रूव किया, ये जो खुद मुख्तार स्टेट बैंक था IMF के साथ मुआहदों के बाद, उस खुद मुख्तार स्टेट बैंक ने ये खुद से फैसला किया और खुद से इंप्लीमेंट करके पाकिस्तानी अवाम का जो पैसा था वो इस तरह कर्जों में दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, स्टेट बैंक इसके अलावा आज भी देता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग देता है, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस देता है। मतलब आप मेरी सवाल को उसी तरह समझ रहे हैं जो मैं पूछना चाह रहा हूं कि हुकूमत ने ना तजवीज दी ना मंजूरी दी। में उसके स्टेट बैंक के पास खुद मुख्तारी में इसकी इजाजत है प्रोडक्ट देने की। ये वजारत खजाना से वजीर ECC से अप्रूवल नहीं लेना होता। अगर इसका अप्रूवल ECC से लिया है तो राना साहब के पास वजारत खजाना है, उसका रिकॉर्ड निकलवा दें। अगर ये कैबिनेट से लिया तो राना साहब के पास कैबिनेट भी है, आज वहां से रिकॉर्ड निकलवा ले। क्यों स्टेट बैंक की मिन्नतें करते फिर रहे हैं? ये हुकूमत में तो बैठे हुए इस वक्त। चले, अब इसका जवाब फिर राना साहब कह रहे हैं कि अच्छा आप बात मुकम्मल कर लें। मुकम्मल होने दें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो गया। उसके बाद जो है स्टेट बैंक ने बैंकों को दिया, बैंकों ने आगे अपने क्लाइंटों को कर्जा, LCs खोले, बाहर से मशीनरी लाएं और जो है उस प्रूफ पे पैसे ले जाए। सही। अब जो है ये अमाउंट कितना है? ये जो $3 अरब, पहले तो ये गलत बयानी है कि ये डॉलर में इन्होंने क्यों कन्वर्ट कर दिया, जब स्टेट बैंक ने दिया ही रुपीस में लोन था। सही। स्टेट बैंक ने ये लोन दिया है, टोटल आज की अखबार में भी लिखा हुआ है, डॉन की स्टोरी है, 394 अरब रुपए। 394 अरब रुपए जो है जी, आज की स्टोरी भी पढ़ लें। और गवर्नर भी अब इनका जमील सिद्दीकी लगाया हुआ है। सही। वो जो है डॉक्टर वो जमील सिद्दीकी से उसने तफसीलात क्यों नहीं दी, दे दे 600 लोगों के नाम। अब ये 600 लोगों के नाम कौन है? ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो पाकिस्तान की है तमाम, चाहे वो टेक्सटाइल मिलर है, चाहे वो केमिकल वाले हैं, चाहे वो सीमेंट वाले हैं, चाहे वो ऑटो हैं, वो आज भी इनके वजीर आजम, इनके वजीर खजाना रोज उनको लेके बैठते हैं। अगर वो मुजरिम है तो उनको ले आए कटेरे में। सही हो गया। तो इसमें फर्क, मसला क्या है? ये तहरीक इंसाफ क्यों कर रहे हैं? सारा कुछ इनके हाथ में है। सही। अच्छा, इसमें मुजम्मिल साहब मेरे पास थोड़ा सा मैंने ब्रेक पर जाना था, लेकिन राना साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। 1 मिनट में अगर रिस्पॉन्ड करें देन मैं ब्रेक ले लूं। डॉलर में इसको क्यों जिक्र किया जा रहा है? इसलिए जिक्र किया जा रहा है कि दिए तो ये रुपयों में थे, लेकिन मशीनरी तो बाहर से आनी थी, वो तो डॉलरों में आनी थी। बिल्कुल। तो वो आपका ज़र मुतबादला जो है वो मुल्क से बाहर गया, क्योंकि आपने LC, लेकिन वो नंबर एक ये फिगर ठीक है कि वो कह रहे हैं 394 अरब रुपए हैं। ठीक है, वो तब देखें, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन ये कहने का मतलब डॉलर में देने की वजह ये है कि आपने मंगवाई तो वो भेजे तो मुल्क से बाहर पैसे आपने फौरन। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, देखें ये कह रहे हैं कि हमारी कोई इसमें कोई लेना देना ही नहीं है।
इसको आपने मार्केट किया, सही, इसकी आपने ओनरशिप ली, इस पे आपने ढंडोरा पीटा। लेकिन वो ये बात ठीक कह रहे हैं कि उसकी प्रपोजल और अप्रूवल दोनों गवर्नमेंट ने नहीं है, स्टेट बैंक की है। देखिए, इससे आप एग्री करते हैं? बैंक इंडिपेंडेंट इदारा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो पॉलिसी, अब जिस तरह एग्रीकल्चर पैकेज हम दे रहे हैं तो उसके अंदर जो सस्ते लोन है वो भी स्टेट बैंक, वो पॉलिसी एक तरीके से मिलके बैठ के जो है वो बनाई जाती है। दूसरा, हम तो बात ही ये कर रहे हैं, हम तो बात ही ये कर रहे हैं कि आपने IMF के मुआहदे को डिले किया क्योंकि आप ये आसाइशें, आप सब्सिडीज दे रहे थे, आपने मुआहदा अपना स्टैंड बाय कर दिया जिससे मुल्क को अरबों करोड़ों का नुकसान हुआ। लेकिन उससे मुस्तफीद कौन हो रहा था? मुस्तफीद वो 600 खानदान हो रहा था। लेकिन मैं यहाँ ये इस पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा मौका देते हैं। नाज़रीन, लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आर्ग्यूमेंट हम दोबारा से वहीं से शुरू करेंगे जहां से छोड़ा था, लेकिन राना एहसान अफजल साहब, जो चीज़ें मेरे सामने हैं, मोहसिन अजीज़ ने कमेटी को, जो कि PTI के सेनेटर हैं, उन्होंने ये बताया कि इनकी वजह, इन्हीं कर्ज़ों की वजह से 4 अरब डॉलर की बरामदात हुई और उसके अलावा 32 लाख अफराद को रोज़गार मिला। तो कुछ गलत तो नहीं है उसमें? ये देखिए, ये तो उनका क्लेम है, इसका एनालिसिस होना चाहिए। देखिए, मैं आपको टेक्निकल वजूहात पे ये सही कह रहे हैं, ये दिया पैसा, ये कोई चोरी नहीं हो गया पैसा, सही, ये एक पॉलिसी बनाई गई जो कि मखसूस लोगों को बेनिफिट किया। मेरा इस पॉलिसी में क्या इख्तलाफ है? देखिए, मैंने और भी ममालिक की पॉलिसीज पढ़ी हैं कि जब वो कोई रिलीफ देना चाहती हैं या इनकरेज करना चाहती हैं तो वो एक तरीके से होता है, कोई गैप एनालिसिस होता है। आपके पास ये वसाइल अनलिमिटेड तो नहीं है कि 3-4 अरब डॉलर आप मुफ्त के बांट दें लोगों को और जो मर्जी उठा के ले जाए और वो एफिशिएंटली उसका जो है आउटकम ना आ सके। यहां ये हुआ, मैं फिर रिपीट करूंगा, कोई गैप एनालिसिस नहीं हुआ, कोई नहीं एनालिसिस हुआ कि हमें ये सनत चाहिए, ये सनत नहीं चाहिए। ये खुली छुट्टी दी गई, जिसके रिलेशनशिप कमर्शियल बैंक से अच्छे थे, जो बड़े खिलाड़ी थे, उन्होंने सुन ले, जो बड़े खिलाड़ी थे उन्होंने इसका फायदा उठा लिया। बड़े खिलाड़ियों ने कितने का फायदा उठाया? देखिए, यहां अब मैं कोई गलत बात नहीं कोट करना चाहता, लेकिन आपकी मालूमात में चीजें होंगी, आप हुकूमत की फाइनेंशियल टीम का हिस्सा है। मैंने सुना है कि एक पार्टी ने तो बहुत 50 अरब से भी ज्यादा का एक ही पार्टी लोन, एक ही पार्टी। तो देखिए, बात ये है, ये पॉलिसी अच्छी होती अगर गैप एनालिसिस होता, अगर ये टारगेटेड होता कि हमें इस जगह पे कमी है, इधर हो। नंबर 2 कि ये चंद मखसूस लोगों के लिए ना होता। यहाँ क्योंकि इस पॉलिसी में ये कुछ नहीं था। और एक और चीज जो मैं ब्रेक से पहले बात कर रहा था, देखें, आपने ये जो सब्सिडीज दी, ओवर स्पेंडिंग की, जो फिस्कल वजह से प्रॉब्लम आपने किया, उससे IMF का डिले हुआ, उससे अरबों खरबों का नुकसान हुआ पूरी मईशत को। तो ये ओवरऑल देखें, मैं ये नहीं समझता कि चोरी हो गया पैसा। आप ठीक हो गया, मुजम्मिल को रिस्पॉन्ड करने दे। आपने कहा है कि चंद मखसूस लोगों को फायदा हुआ और आपकी मालूमात के मुताबिक एक ऐसी पार्टी भी थी जिसे 50 अरब रुपए तक का रिलीफ मिला। तो मुझे ज्यादा 50 अरब से ज्यादा, बल्कि जो पहले मुझे राना साहब बता रहे थे वो फिगर इससे भी ज्यादा थी, लेकिन मेरा ख्याल है मोहतात अंदाजे में कह रहे हैं 50 अरब से ज्यादा। तो सर, ये तो फिर चीजें क्वेश्चन मार्क्स तो लगाती हैं मुजम्मिल साहब। देखिए, मेरी बात सुने राना साहब जो बात कर रहे हैं, पहले तो इन्होंने ये कहा कि IMF क्या इसकी वजह से प्रोग्राम में जो है मसला आ गया। राना साहब, मेरी आपसे इल्तिजा है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ गए ना। नहीं, मेरी इल्तिजा है आपसे कि ये कहीं पे बता दें कि IMF ने इस स्कीम पे ऑब्जेक्शन उठाया हो, कहीं बोला हो। बल्कि जो अभी कल परसों जो 2-3 दिन पहले जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें मोटा आपकी माशाल्लाह तारीफ की हुई है, मिस स्टेप्स बाय दिस गवर्नमेंट की वजह से क्या क्या हुआ उस पर नहीं जाते। पहली बात तो ये कि IMF ने आज तक इस स्कीम के बारे में अल्फाज क्या मुंह से भी नहीं निकाला। ठीक हो गया, एग्री कर लिया। लेकिन क्या किसी एक पार्टी को 50 बिलियन का रिलीफ मिला? सर, मेरी मौका देंगे तो मैं दूंगा। सर दूसरी बात ये है कि ये ना हमारा बजट था, ना ये हमारे फिस्कल साइड से जाती है सब्सिडी, ये स्टेट बैंक की अपने प्रॉफिट से जाती है। जिस साल ये स्कीम दी थी, उस साल स्टेट बैंक का मुनाफा पाकिस्तान की 75 साल की तारीख के सबसे ज्यादा था, 1200 अरब रुपए। ठीक हो, 1200 अरब रुपए। आप कह रहे हैं उस प्रॉफिट में से उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया? ठीक है ना, अवाम को नहीं दिया। अच्छा, 600 अफराद को, सॉरी, अवाम को रिलीफ नहीं दिया, 600 चुने हुए खानदान को दिया। मुजम्मिल को कंप्लीट करने दे रहा हूं, तो फिर मजा नहीं आएगा। मेरी गलती, प्लीज गो अहेड। चलिए, आप लोग बात कर लें। आप नहीं, मुजम्मिल साहब गलती हो गई, सॉरी। ठीक है ना जी, 1200। अच्छा, अब स्टेट बैंक की स्कीम्स हैं, एग्रीकल्चर लोन, ठीक है, इसके अलावा जो है एक्सपोर्ट रीफाइनेंस,
इसके अलावा है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। ठीक है, कभी इन्होंने निकाले हैं कि उसमें टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज कितने हैं? मैं आपको बताता हूँ, पूरे पाकिस्तान के जो बैंक डिपॉजिट्स है ना, जिसमें मैं आप सारे जमा करते हैं, उसका 80% लोन जो है सिर्फ 2,500 लोगों के पास जाता है। सही, पूरे पाकिस्तान के लोन का। तो मुजम्मिल असलम साहब, आप भी एग्री करेंगे? मुजम्मिल असलम साहब, आपने बहुत अहम बात कही है। चला गया, देखें, मैं ये बात कर रहा हूँ, ये जो एक पार्टी को कहना है 50 अरब चला गया, उसने आज पाकिस्तान से 800 अरब रुपए कर्ज उठाया हुआ है। एक खाद बनाने वाली कंपनी है सिर्फ, सही, उसका जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान का सबसे ज्यादा कर्जा है। मुजम्मिल साहब, एक बात अगर आपने खुद इस बात का एतराफ किया, इनके दौर में भी वही कुछ होता रहा, वही बेनिफिशरीज फायदा उठाते रहे, जिन्होंने इनके दौर में उठाया वही आपके दौर में उठाते रहे। नहीं लगाया मैंने इन पे शाहिद साहब इल्जाम ही नहीं लगाया। नहीं, आपने कहा जिन्होंने आपने एक जुमला कहा, जिन्होंने उस वक्त 50 अरब का रिलीफ लिया, आज वो 800 अरब का रिलीफ ले रहे हैं। शाहिद साहब, मुझे अच्छा देखिए, चले जरा सिचुएशन, ये नहीं कह रहा आज नहीं, उससे पहले का 800। देखिए, मैं तो फिर आप दोनों के दौर में बेनिफिशरीज फायदा ही उठाते रहे, आम आदमी का तो कोई काम नहीं। देखिए, मैं आपको यही तो हमारी देखें फाइनेंशियल इलिटरेसी है। जो दुनिया में जो लोन्स होते हैं, वो जो है बड़े कारखाने और बड़े कॉर्पोरेशंस भी उठाते हैं, वही एम्प्लॉयमेंट देते हैं, वही मुल्क की प्रोडक्शन पैदा करते हैं। सही हो गया। तो ये जो है आप ये थोड़ा सा इसको, और दूसरी बात ये कि मैं तो आपको बात कह रहा हूं, एक शॉर्ट सवाल मुजम्मिल साहब, एक छोटा सा ईसीसी इनके पास है, स्टेट बैंक क्यों नहीं है? मुजम्मिल साहब, एक छोटा सा सवाल, राना एहसान अफजल साहब का भी मुतालबा है, पीएसी का भी मुतालबा है, मैं भी आपसे सवाल रखता हूं। आप नहीं कहते कि जिन 2,500 लोगों का आपने जिक्र किया कि वो कमर्शियल बैंकों से उठाते हैं, 600 लोग, ये लिस्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में स्टेट बैंक दे दे, आपके ख्याल में क्या मुजायका है इसमें? दे, इसमें क्या मुजायका? उन्होंने कोई इल्लीगली तो नहीं लिया, उन्होंने अपने कागजात एज पर पॉलिसी ली है और उस पर वो लोन सर्विस कर रहे हैं। बल्कि अफसोस की बात तो ये है कि जो 1990 की दिहाई में जब पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत होती थी, जो कर्जा दे दिया जाता था वो वापस ही नहीं देते थे और फिर माफ करवा लिए जाते थे। ये तारीख है, हमने देखा है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं सिर्फ यहाँ ये ऐड करूंगा, देखें, मुझे इस पॉलिसी के ऊपर इतराजात है। सही, देखें, ये पॉलिसी जो है ये बेहतर बनाई जा सकती थी, इससे ज्यादा फायदा मीशत को हो सकता था। जिस तरीके से ये पॉलिसी लॉन्च की गई, ये इनफेक्टिव थी। अच्छा राना साहब, 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा, हमें सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, चीज़ों को रिपोर्ट भी करते हैं, इकॉनमी को भी देखते हैं। मेहताब हैदर साहब, मेहताब साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेहताब साहब, इस वक्त आपके आने से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी मुजम्मिल असलम साहब और राना एहसान अफजल साहब की, बेसिकली वो जो स्टेट बैंक का लोन का मामला था, उस पर मुजम्मिल असलम साहब का ये कहना है कि ये उनकी पीटीआई की गवर्नमेंट ने ना प्रपोज किया था, ना अप्रूव किया था, जो 3 अरब रुपए का मामला, 3 अरब डॉलर सॉरी कह रहे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। आपके पास क्या इंसाइट है इस मामले पर? क्या था मामला? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बुनियादी तौर पे जो लोग उस स्कीम को जिन्होंने डिज़ाइन किया था, वो एक नई जॉब की तैयारियों में मसरूफ़ है। सही, आजकल वो अपनी एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उस एप्लीकेशन में मुमकिन है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का मुझे नहीं पता जी, लेकिन वो जॉब सीकर ज़रूर है। अच्छा, ठीक हो गया। क्योंकि वो उसकी निशानी ये होती है कि वो उससे पहले अखबारात में आर्टिकल्स लिखने शुरू कर देते हैं, तो उनके आर्टिकल्स भी आजकल आप मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो देखे होंगे आपने। बुनियादी तौर पे ये पॉलिसी कोविड के कॉन्टेक्स्ट में तैयार हुई थी। देखिए, मसला ये है कि डोल आउट करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप स्टेट बैंक की बुनियादी तौर पे डॉक्यूमेंट्स को जाके देखें, तो पहले जब इस पॉलिसी को डिज़ाइन किया गया था तो इसका रेट 7% था। सही, फिर इसका रेट 4% किया गया। सही, मुझे ये बताएं कि ये पहले 7% से 4% क्यों किया गया? उसकी कोई जस्टिफिकेशन? फिर ये कहा गया कि ये हमने रुपयों में दिए हैं, ये गलत है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपने एलसीज के अगेंस्ट देना था, वो डॉलर में पेमेंट हुई, राना साहब ये बात कर चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट तीन बात है कि अभी आपने देखा कि हमने IMF से मेरे ख्याल में घुटने टेकने और एक अरब रुपए के लिए हमने जो कर सकते थे वो किया। $3 बिलियन का लोन लिया है। बिल्कुल ऐसे $3 बिलियन उस टाइम आपने दे दिए। मैं ये नहीं कहता 600 खानदान को, 678 खानदानों को जी,
यही बात तो राना साहब कर रहे हैं। ठीक है जी, 678। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं जज नहीं हूँ, मैं इन्वेस्टिगेटर, लेकिन ऑब्जर्वेशन आप अपनी रखते हैं। लेकिन आप इसको इन्वेस्टिगेट तो जरूर करें। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे मामला ये नहीं है, आपको याद होगा उस टाइम पीएससी में रिकॉर्ड देने से भी इनकार कर दिया स्टेट बैंक जो है वो रोल आउट किया गया था, उसके लिए भी 270 अरब रुपए स्टेट बैंक ने दिए। सही। क्या उन इदारों को जिनको दिए गए थे उनके मुलाजमीन को वो सैलरी मिली थी? कम से कम इन्वेस्टिगेट तो करें ना, कम से कम चीजें सामने तो आए ना। सही। क्या इस मुल्क में इलीट कल्चर के लिए है कि यही 600-700 खानदान है? सही। जिनको पाकिस्तान में आप राना एहसान अफजल साहब की तरह ये समझते हैं कि इसमें कोई बदनीयती शामिल थी? राना साहब की गुफ्तगू से मुझे ये लगता है कि वो इस स्कीम के लॉन्च होने के मामले पे बहुत से क्वेश्चन मार्क्स लगा। मुझे इसलिए बदनीयती नजर आती है कि पाकिस्तान को जो गरीब है, आप RSPs के जो रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है वो छोटे कर्जे देते हैं, छोटे 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 लाख रुपए तक। उसका इंटरेस्ट रेट अगर 25 से 30% और 35 से 40% है, आप चंद मखसूस खानदानों को 3 से 4% पे दे देते हैं। ये तो देखना चाहिए कि क्या उन्होंने पैसे वाकई इस सारे काम के लिए इस्तेमाल किए। लेकिन मेहताब साहब वो ये भी क्लेम करते हैं, जो PTI के सेनेटर थे उन्होंने ये बताया कि इससे 4 अरब डॉलर की बरामदात हुई है, 32 लाख लोगों को रोजगार मिला। ये PTI का क्लेम है। देखें, बुनियादी तौर पे कोविड के बाद आपको इस तरह का एक इंसेंटिव देने की ज़रूरत थी, लेकिन क्या पाकिस्तान में SMEs नहीं है? सही। Why these 678 बिग जाइंट्स? यस। ओके, राना साहब मैंने देखे ना गैप एनालिसिस हुआ ना। ओके, आपने ये पॉइंट टेकअप कर लिया। अब जरा मुजम्मिल को रिस्पॉन्ड कर लेने, क्योंकि आप दोनों का पॉइंट जरा मिलता जुलता है और मुजम्मिल अकेले हैं इस वक्त। जी मुजम्मिल। देखिए जी, मैं तो मुझे थोड़ी सी हैरत हो रही है। मैं आपको पहले दिल से कह रहा हूँ, पहली मिनट से बात कर रहा हूँ कि स्टेट बैंक का प्रोडक्ट है। सही। जिनको ये पैसे गए हैं, ये उन्होंने उसी दिन कारखाना नहीं खोला था, उनके पहले से कारखाने थे। और वो कोई छोटे मोटे कारखाने नहीं जिनके कागजों में उनके बाकायदा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी। अब मेहताब साहब कह रहे हैं कि तहकीकात करनी है, तहकीकात करेंगे। उनको जो लोन दिया था उसके अगेंस्ट मशीनरी आई कि नहीं आई? नहीं आई तो बिल्कुल फ्रॉड हुआ है, मैं भी कहता हूँ। और अगर आई है तो बिल्कुल सही आई है। उसके अलावा मुझे बता दें 7% से 4% का मामला। मेरी बात सुन, मेरी आप बात ही नहीं सुनने देते तो क्या करूंगा मैं? ठीक है ना? तो अगर आप कहते हैं कि उनके नाम सामने आने चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल सुबह नाम दे दे सामने। कौन सा फवाद चौधरी ने लोन लिया उसमें, कौन सा असद उमर ने लिया है, कौन सा मैंने लिया लोन, कौन सा इमरान खान ने लिया है, ठीक है ना? कोई एक हमारी सियासी पार्टी का आदमी नहीं निकलेगा उसमें। ज्यादा शायद हो सकता है कि PMLN के संस्कार निकल आए, ज्यादा मिस्टर इस्माइल का नाम निकला है, उनकी कंपनी का नाम निकला है, हो सकता है राना साहब की कंपनी का नाम निकला है। तो ले आए 600 लोगों के नाम सामने। 100 बिस्मिल्लाह, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। लेकिन क्या मुजम्मिल आप ये एग्री नहीं करेंगे, जब आपकी गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव हो रहा था आपने उस वक्त इसका क्रेडिट नहीं लिया? सर मेरी बात सुने, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, स्टेट बैंक शरह सूद नीचे करता है तो ये इसहाक डार साहब कितना क्रेडिट लेते हैं? उतना क्रेडिट लेते थे कि जी मुल्क में इन्फ्लेशन अच्छी हो गई तो जो है शरह सूद नीचे आ गया। फैसला स्टेट बैंक का होता है। तो ये इसका कौन सा क्रेडिट लिया हमने? इससे कोई इलेक्शन जीत गए उन दिनों में मुजम्मिल क्रेडिट लिया गया है। हमें क्या मिला उससे? हमारे कोई मतलब पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की फैक्ट्रियों को लोन मिला? चले मेहताब से 30 सेकंड्स में चाहूंगा कि प्रिसाइज करें। मेहताब साहब एग्री करते हैं आप मुजम्मिल के पॉइंट से? वो कह रहे हैं हमारा ना कोई पॉलिटिकल गेन था ना कोई फाइनेंशियल गेन था। नहीं, उस टाइम एक कोविड को इफेक्टिव कम्बैट करने के लिए इनका बाकायदा एक नैरेटिव था। ऐसी बात नहीं है, और इन्होंने उससे पॉलिटिकल गेन भी किया। लेकिन मसला ये है, मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं एलिगेशन भी नहीं लगा रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, क्या अगर मशीन आई है और लगी है, फाबिया बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन आप इसको इन्वेस्टिगेट करके देख लें, लिस्ट सामने आनी चाहिए, किसको कितने पैसे मिले। पहले डिजाइन में कोई प्रॉब्लम रह गई थी तो उसका पोस्ट ऑडिट भी होता है ना। लेकिन मुजम्मिल इसके लिए तैयार हैं। ठीक है, बिल्कुल जायज़ बात है। नाज़रीन, मुजम्मिल असलम साहब और मेहताब साहब और राना एहसान अफजल साहब तीनों हमारे साथ थे। हम गुफ्तगू कर रहे थे 3 अरब डॉलर के मामले पर, और इसके साथ साथ मैंने SIFC पर भी गुफ्तगू करनी थी, लेकिन वक्त की कमी के बायस फिर किसी दिन इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो गिलगित बल्तिस्तान की सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रोपोश रहनुमाओं की कहानी क्या है वो आपसे शेयर करेंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने के से पहले हम माशी सूरत-ए-हाल और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला है उस पर बात कर रहे थे। SIFC पर इतनी ज़्यादा बात नहीं हो सकी उसकी एपेक्स कमेटी की मीटिंग पर, क्योंकि मेहताब हैदर साहब के पास जो इनसाइट थी वो बहुत अहमियत की आमिल थी। लेकिन ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन और नए वज़ीर आला के मामले पर। और ख़ासकर हमें ये याद रखना होगा कि गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर आला थे खालिद खुर्शीद, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ऐसा रोल प्ले किया जो रोल एक जिसे कहते हैं कि एक वज़ीर आला को, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को अदा नहीं करना चाहिए, एक सियासी रहनुमा ज़रूर अदा कर सकता है। क्योंकि हमें याद होगा कि ज़मान पार्क में जब पंजाब पुलिस पहुंची थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की रिहाइशगाह पर तलाशी के लिए, तो GB पुलिस वहाँ जो मौजूद थी उनकी हिफाजत पर मामूर, उन्होंने बंदूकें तान ली थी पंजाब पुलिस पर, और रियासत के 2 इदारे यानी 2 सूबों की रियासती पुलिस एक दूसरे के सामने आ गई थी। इसके अलावा भी कई मौक़ों पर हमने देखा कि खालिद खुर्शीद ने अपनी वजारत आला का इस्तेमाल पॉलिटिकल गेंस के लिए किया। एक लम्हे पर जब शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस पहुंची थी और शिबली फराज को, तो खालिद खुर्शीद की ऑफिशियल गाड़ी में उनकी मौजूदगी में वो फ़रार हुए थे। तो उन्होंने GB की जो चीफ मिनिस्ट्री थी उसे वफाक में, लाहौर में जितना इस्तेमाल कर सकते थे उतना इस्तेमाल किया। लेकिन अदम एतमाद तो नहीं, हमने ये देखा कि एक अदालती फैसले के नतीजे में उनकी हुकूमत बरतरफ हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 असम्बलियाँ गैर सियासी फैसला करते हुए तहलील करके गंवाईं और 2 उनकी हुकूमतें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की अदालती फैसलों की नज़र हुई। इस वक्त मेरे साथ कासिम शाह हैं, नुमाइंदा हैं न्यू न्यूज़ गिलगित बल्तिस्तान के। कासिम, आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन क्या नज़र आ रही है? नए वज़ीर आला के इंतखाब का मामला अब कहाँ पर है और क्या सूरत हाल इख्तियार कर रहा है? जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान जो वज़ीर आला साहब है खालिद खुर्शीद साहब नाअहल होने के बाद इस वक्त सिचुएशन ये है कि कल स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की जानिब से शेड्यूल जारी किया था कि 3 बजे इंतखाब कराने का, जिस पर हाजी गुलबर खान साहब जो कि साबिक मिनिस्टर हेल्थ है, उसने वहाँ गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट से इस पे स्टे लिया। जिसके बाद फिर आज अदालत के हुक्म पर स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली ने नया शेड्यूल जारी किया है। उसके मुताबिक 13 तारीख को इंतखाब होना है। तो इस सिलसिले में जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें यह है कि PTI के अंदर इस वक्त 3 वाज़ा दड़े बन चुके हैं। PTI के कुल अराकीन कितने हैं कासिम शाह? 22 अराकीन है। 22 अराकीन में से उनके 3 इस वक्त वाज़ा ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप में तो आज जो साबिक वजीर खजाना जावेद मनावर का जो ग्रुप है और वो दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 10 अराकीन की हिमायत है। जी 10 अराकीन की हिमायत है और कुछ देर कबल उसने PTI से अलहदगी भी इख्तियार किया है। सही। उसने अपनी एक बयान जारी किया है कि 9 मई की मजम्मत करते हुए वो PTI से अलहदा होना चाहता है। आप ये कह रहे हैं कासिम शाह, आप ये कह रहे हैं कि 10 लोग इस वक्त PTI की स्ट्रेंथ से टूट चुके हैं? बिल्कुल 10 टूट चुके हैं। उसके अलावा जो इमरान खान साहब की तरफ से जो नॉमिनेट किया था राजा आजम साहब को वज़ीर आला के लिए, तो उसके साथ चंद रह गए हैं। उसके अलावा हाजी गुलबर साहब का दावा है कि वो 7-8 बंदे उसके साथ है। इस तरह से आप कह सकते हो कि PTI के अंदर इस वक्त 3 वाज़ा ग्रुप मौजूद है। अच्छा, अपोजिशन की स्ट्रेंथ क्या है कासिम शाह? अपोजिशन में तो वो PMLN की जो है स्पेशल सीट मिला के जो है 2 सीटें हैं, फिर पीपल्स पार्टी के 3 हैं। इस तरह से जो दीगर जो वहदत मुस्लिमीन है और इस्लामी तहरीक है उनकी सीटें मिला के इस तरह से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है नवाज खान नाजी साहब, कोई 10 के करीब बनते हैं। बिल्कुल। अच्छा कासिम शाह, आपको क्या लगता है कि GB में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जिन्हें नामजद किया है वो वजीर आला आएंगे, या जो वजीर खजाना का जो ग्रुप है, या जो तीसरा ग्रुप है, या अपोजिशन जैसे कि आज़ाद कश्मीर का मॉडल हमने देखा कि एक जो है मुनरिफ ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीड करेगा और अपोजिशन उसके साथ होगी और गवर्नमेंट फॉर्म करेगी? मुझे इस वक्त तो लग रहा है कि जो वज़ीर-ए-आज़म जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जिसको नामजद किया है उसकी पोजीशन बहुत वीक है। इस वक्त सूरत ये पैदा हो गई है जो मौजूदा हालात में। तो आपको वज़ीर आला GB अगली मरतबा अपोजिशन यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग से नजर आ रहा है, या जो PTI का धड़ा टूटा है वजीर खजाना की सरबराही में 10 लोगों का दावा है उनकी तरफ से नजर आ रहा है?
ये इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है उसमें ये है कि ये दोनों मिल के किसी एक ग्रुप में से आ सकता है। पीडीएम और ये जो मुनहरिफ अराकीन है इनका दड़ा मिल के किसी को वज़ीर आला बना सकते हैं। ये दोनों जो ग्रुप से हैं, पीडीएम के पास भी वो तादाद मौजूद नहीं है और जो जावेद मनावाल साहब जो आज ऐलान किया है उसके साथ भी मतलूबा तादाद मौजूद नहीं है। ये दोनों मिल के ही सीएम बना सकते हैं। ठीक हो गया कासिम शाह, एक इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ साथ हमने देखा गिलगित बल्तिस्तान की आवाम, वहां के लोग, वहां का सूबा पाकिस्तान के लिए सर आंखों पर बहुत अहम, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के जो साबिक वजीर आला थे खालिद खुर्शीद, उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो रोल था इस्लामाबाद में, लाहौर में उन्होंने जो अटेम्प्ट्स किए, अपनी पुलिस का जिस तरीके से इस्तेमाल किया, वो एक नेगेटिव रोल के तौर पर ही देखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जिसको कहते हैं इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल भी किया, लेकिन उनकी बरतरफी इस वक्त या नाअहली अदालती फैसले के तहत हुई है। इस वक्त ये भी इस्लामाबाद में कयास किया जा रहा है या पाकिस्तान के दीगर इलाकों में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रोपोश क़यादत थी वो खालिद खुर्शीद की मेहमान थी, जिनमें मियां असलम का नाम लिया जाता है, हमाद अजहर का नाम लिया जाता है और भी बहुत से रहनुमाओं के नाम लिए जाते हैं कि वो रोपोश थे गिलगित बल्तिस्तान में। तो आपको लगता है कि खालिद खुर्शीद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को जीबी में पनाह दी हुई थी? जी, इस हवाले से तो मैं आपको ये बताऊंगा कि चंद जो अरसक कबल यहाँ पे शुबली फराज और मुराद सईद साहब यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में सीएम जो साबिक सीएम थे खालिद खुर्शीद साहब के साथ आए थे और उनका यहाँ जो चीफ कोर्ट है उससे अबूरी जमानत भी हुआ था 1-2 केसेस में। सही। तो इस हिसाब से वो पहले आते रहे हैं, लेकिन अलबत्ता इस वक्त ये पता नहीं चल रहा है कि उनमें से कोई क़यादत मौजूद है या नहीं है। अलबत्ता यहाँ की जो मकामी पुलिस है वो तलाश कर रही है कि कहीं उनको भी ये खबर मिली है कि ये कहीं खालिद साहब ने पहले उनके साथ आए थे, तो कहीं हो सकता है यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हो, उस पर भी तलाश जारी है यहाँ पे। अच्छा, ये जीबी पुलिस अपनी सतह पे तलाश कर रही है या जिन थानों को, जिन इस्लामाबाद या पंजाब पुलिस के जिन थानों को ये मतलूब है उनकी पुलिस भी उनके साथ मौजूद है जीबी के साथ? पंजाब पुलिस की तो अभी तक कोई नफरी यहाँ पे सच नजर नहीं आ रही है, जीबी पुलिस ही उसको तलाश